हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम जानेंगे जारा की पहली लड़ाई के बारे में। जारा हिल का मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें पूरा जारा का नज़ारा दिखाया मैंने, तो एक बार वो भी देख लेना। यहाँ पे टोटल 3 युद्ध हुए थे। तो आज बात करेंगे सबसे पहली लड़ाई के बारे में कि सबसे पहला युद्ध कैसे और किसने लड़ा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। चलो बात करते हैं जारा की पहली लड़ाई के बारे में। ये उस टाइम की बात है दोस्तों जब कच्छ और सिंध के बीच में कोई बॉर्डर नहीं था, सब कुछ सामान्य चल रहा था और अचानक सिंध के ऊपर काले बादल छाने लगे। उस टाइम सिंध की गद्दी पर बैठा था फिरोज। जी हाँ, फिरोज पूरे सिंध का शासक था। अब इस जंग में आपको पता चलेगा कि लालच करना कितनी बुरी चीज़ है। लालच में जो हासिल किया होता है वो भी हाथ से निकल जाता है। विक्रम संवत 1576 साहब अरगू नाम का बादशाह पूरे सिंध को चारों ओर से घेर लेता है और अचानक आक्रमण कर देता है। इसी अचानक हुए हमले से फिरोज की बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है। फिरोज अपनी जान बचाने के लिए अपने हथियार टाल देता है। फिरोज का आत्मसमर्पण देखकर साहब अरगू ने नगरठट्टा और आसपास का विस्तार फिरोज को जागीरदारी के दे दिया और पूरा सिंध का शासक साहब अरगू बन चुका था। सिंध की गद्दी अब फिरोज साथ से निकल के साहब अरगू के पास आ चुकी थी। तभी फिरोज का भाई सलाउद्दीन उस टाइम गुजरात में था। फिरोज और सलाउद्दीन इन दोनों भाइयों के बीच में बनती नहीं थी और इनके रिश्ते में काफ़ी तकरारें थीं। सलाउद्दीन को अपने भाई से और कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ उसका हक चाहिए था। हक तो दूर की बात है, फिरोज तो पहले से ही अपनी सिंध की गद्दी घुमा चुका था। फिर सलाउद्दीन ने फिरोज से बदला लेने के लिए कच्छ के माराव खेंगार जी के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है और कच्ची सेना भी उसकी मदद करने के लिए आगे आती है। इसमें कच्ची सेना की सरदारी संभाली माराव के बड़े भाईयात आमर अमरानी ने और उनकी मदद के लिए आए थरके सोडा राजपूत। इस तरह से सलाउद्दीन अपनी पूरी सेना तैयार करके सीधा सिंध के ऊपर दावा बोल दिया। सबसे पहले उसने नगरठट्टा पर आक्रमण कर दिया। नगरठट्टा का शासक था फिरोज। सिंध शासक साहब अरगू ये सब देख रहा था। उसने देखा किस तरह से एक हक के लिए दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। सलाउद्दीन के मदद में थे कच्छ के माराव आमर अमरानी और थर के सोडा अपनी पूरी फौज लेकर सिंध के ऊपर आ चुके थे। इन कच्छियों का सामना करने के लिए और फिरोज की जान बचाने के लिए साहब अरगू ने अपनी फौज भेजी। उस फौज में मिर्जा ईसा और 3 सेना के सरदार थे। सलाउद्दीन की जो सेना थी उसका आगेवान था सलाउद्दीन का अपना बेटा हैबत खान। सलाउद्दीन अपने बेटे हैबत खान को सेना का सरदार बनाया था। यह बात फिरोज को पता चलते ही फिरोज की सेना में कुछ मुगल भी थे। उन्होंने हैबत खान को चारों ओर से घेर लिया और मौत के घाट उतार दिया। सलाउद्दीन को अपने बेटे हैबत खान की मौत की खबर मिलते ही वो पूरा बौखला गया। उसने जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे नगरठट्टा से सीधा सिंध के ऊपर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर इसने सबसे बड़ी गलती कर दी क्योंकि सामने साहब अरगू की प्रचंड फौज और मिर्जा ईसा और उसके कई सेना के सरदार सामने खड़े थे। सलाउद्दीन को यहाँ पे अपनी किस्मत ने भी साथ नहीं दिया और देखते ही देखते पूरी सेना ने उसको चारों ओर से घेर लिया और मौत के घाट उतार दिया। और सलाउद्दीन की मदद के लिए जो आए थे कच्छी राजपूत और थर के सोडा वो भी इस लड़ाई की जपेट में आ चुके थे। और इस जंग में देखते ही देखते साहब अरगू की प्रचंड फौज और मिर्जा ईसा की टुकड़ी और फिरोज की फौज ने तीनों ने मिलकर कच्छी माराव की सेना और थर के सोडा को चारों ओर से घेर लिया। कच्छी माराव की सेना और थर के सोडाओं ने साहब अरगू की प्रचंड फौज का वीरता से सामना किया। देखते ही देखते कच्छ के सरदार अमर अमरानी और थर के सोडा जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। सलाउद्दीन को मदद करने के लिए आई हुई माराव की कच्छी सेना और थर के सोडा राजपूत इस जंग में काम आ गए। इस जंग के घर्षण के बाद साहब अरगू ने फिरोज पर से अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत बनाई। साहब अरगू को पता था कि फिरोज कमजोर और डरपोक है, इसलिए उसके पास सिर्फ नगरठट्टा ही रहने दिया, बाकी पूरा विस्तार अपने ओर कर लिया। बस फिरोज के पास सिर्फ एक नगरठट्टा ही बचा था, बाकी पूरा विस्तार का मालिक था साहब अरगू। साहब अरगू संवत 927 में पूरे सिंध का शासक बन चुका था और फिरोज के बाद बचा सिर्फ नगरठट्टा। पूरे सिंध की सत्ता मिलते ही अरगू के मन में लालच, अहंकार और अभिमान जाग उठा। साहब ने अपनी पूरी फौज लेकर सीधा गुजरात पे आक्रमण कर दिया। गुजरात में आक्रमण करने का कारण क्या था? क्योंकि सिंध और कच्छ के बीच में गुजरात तो था नहीं। गुजरात पे आक्रमण करने का कारण एक ही था, साहब को ये खबर मिली थी कि गुजरात का मुझ पर शान ने सलाउद्दीन की अरगू के खिलाफ मदद की थी। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गुजरात में सबसे पहले उसने राधनपुर पे अपना पड़ाव डाला। गुजरात में आते आते उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और प्रतिदिन बीमारी के चलते विक्रम संवत 1578 में उसकी मौत हो गई। साहब की मौत के बाद उसका बेटा मिर्जा शाह अरगू सिंध का शासक बना। फिरोज ने सोचा कि साहब अरगू की मौत हो चुकी है, यही समय है सिंध के ऊपर आक्रमण करने का। फिरोज को सिर्फ सिंध की गद्दी चाहिए थी क्योंकि साहब उसको हरा के सिंध की गद्दी अपने ओर कर लिया था। अब साहब की मौत के बाद उसका बेटा सिंध का शासक बना था। उसने सोचा कि इसका बेटा क्या कर पाएगा,
इसी तरह से उसने आक्रमण करने की तैयारी शुरू की। फिरोज ने जो सिंध के खिलाफ षड्यंत्र रचा था उसकी खबर शाह बेग के बेटे मिर्जा शाह अरगू को पता चल चुकी थी। फिरोज अपनी चाल चले इससे पहले ही मिर्जा शाह अरगू ने अचानक नगर ठट्टा पे हमला कर दिया। मिर्जा शाह की सेना ने पूरे नगर ठट्टा को चारों ओर से घेर लिया और फिरोज बीच में ही फंस चुका था। फिरोज को वास्तविकता का पता चल चुका था, क्योंकि उसकी एक ही गलती पूरे नगर ठट्टा को चारों ओर से घेर लिया था। उसको समझ में आ चुका था कि मिर्जा शाह को हराना मुश्किल काम है। फिरोज चुपचाप अपनी जान बचा के नगर ठट्टा से सीधा कच्छ की ओर भाग चुका था। फिरोज सीधा कच्छ में महाराव श्री खेंगारजी के पास आया और अपनी मदद की गुहार लगाई। तब वहाँ पे महाराव श्री के महल में मौजूद थे कारा जोशी नाम के एक ब्राह्मण, जो महाराजा के खास थे। कारा जोशी ने महाराव श्री खेंगारजी को एक सलाह दी। उन्होंने महाराव श्री को बताया कि सिंध का असली शासक मिर्जा शाह अरगू है। फिरोज ने लालच में आके सिंध के ऊपर हमला किया था। उसकी वजह से उसके हाथ से नगर ठट्टा भी चला गया और सिंध भी चला गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। फिरोज के पास सिर्फ नगर ठट्टा ही था और ज़्यादा लालच की वजह से नगर ठट्टा भी उसके हाथ से निकल गया। कारा जोशी ने महाराव श्री को यह भी बताया कि अगर हम फिरोज की मदद करेंगे तो मिर्जा शाह अरगू से हमारी दुश्मनी हो जाएगी, और हम भला फिरोज के लिए मिर्जा शाह अरगू से दुश्मनी क्यों करें। इसमें कारा जोशी ने जो बात कही वो कुछ हद तक सही थी। फिर महाराव श्री खेंगारजी ने कहा कि फिरोज हमारे पास मदद की गुहार लेके आए। हम राजपूत हैं, राजपूत का धर्म होता है कोई भी मदद के लिए आए तो उसको मदद करना ही चाहिए। और महाराव श्री सलाउद्दीन वाली लड़ाई भली बात ही जानते थे। उनको पता था कि किस तरह से उसके बड़े भाईयत आमर आमरानी की उसमें कत्ल हो चुकी थी, तो उसी का बदला लेने की वो सोच ही रहे थे। और ऊपर से फिरोज भी आया था उनके पास मदद मांगने के लिए। महाराव श्री ने देखा कि अच्छा मौका है सिंध को हराने के लिए और अपना बदला पूरा करने के लिए। महाराव श्री ने भी फिरोज की मदद करने के लिए हाँ कही, और देखते ही देखते कच्छ का पूरा जंगी लश्कर तैयार हुआ। फिरोज भी अब महाराव की सेना लेकर सीधा सिंध की ओर जा रहा था। फिरोज ने सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों की सरदारी संभाली थी। सबसे पहले फिरोज और महाराव की सेना ने नगर ठट्टा के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों की फौज में उग्र टकराव हुआ और घमासान युद्ध हुआ। महाराव की कच्ची सेना ने इतना उग्र हमला किया था कि नगर ठट्टा के जो सैनिक थे वो उनका सामना नहीं कर पाए। सिंध के ऊपर ऐसा कच्ची फौज का हमला देख मिर्जा शाह के मन में भी डर लगने लगा था। मिर्जा शाह ने अपने बचाव के लिए अपनी सेना लेकर दुगनी ताकत से हमला किया था। फिर भी जंग के मैदान में कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। मिर्जा शाह के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि दोनों पक्ष के 20,000 सैनिक मारे गए थे। यह हमला इतना खतरनाक था कि मिर्जा शाह ने नगर ठट्टा पे से अपनी सेना को पीछे खींच लिया। नगर ठट्टा और उसका पूरा आसपास का विस्तार मिर्जा शाह के हाथ से निकल गया था। और जाते जाते मिर्जा शाह ने यह संकल्प लिया था कि जब तक नगर ठट्टा और उसका विस्तार कच्छियों के हाथ से जीत ना लूँ तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। और ऊपर से सिंध में मिर्जा बाकी अपने न्याय और हक के लिए गुस्सा होकर सिंध में से सीधा कच्छ की ओर भाग चुका था। और ऊपर से मिर्जा शाह को यह खबर मिली कि मिर्जा बाकी सिंध में से गुस्सा होकर सीधा कच्छ की ओर महाराव श्री खेंगारजी के पास गया है उसके खिलाफ मदद मांगने के लिए। और मिर्जा शाह को इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं महाराव फिर से अपनी सेना लेकर यहाँ पे सिंध पे हमला ना कर दे। मिर्जा शाह यह बात भली बात ही जानता था कि फिरोज भी एक बार महाराव श्री की मदद से पूरे नगर ठट्टा पे कब्जा कर लिया था। और ऊपर से मिर्जा बाकी भी उसके खिलाफ महाराव श्री से मदद मांगने के लिए गया था। और उसको पता था कि महाराव श्री मिर्जा बाकी की मदद करने के लिए कभी ना कभी सिंध के ऊपर हमला करेंगे। इसी बात का फायदा उठाकर उसने सोचा कि सबसे पहले मैं ही कच्छ के ऊपर हमला कर देता हूँ। और देखते ही देखते मिर्जा शाह की सेना तैयार हुई और मिर्जा शाह ने जो सेना की सरदारी संभाली थी और मिर्जा ईसा की पूरी सेना आक्रमण करने के लिए तैयार थी। वो सीधा कच्छ की ओर बढ़े और कच्छ के महाराव श्री को यह बात पता चल चुकी थी कि मिर्जा ईसा अपनी पूरी फौज के साथ कच्छ के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। महाराव श्री ने आदेश दिया कि किसी भी हाल में मिर्जा ईसा की सेना कच्छ की सरहद में नहीं आनी चाहिए। महाराव श्री ने अपने लघु बंधु भायत साहिब जी बाबा को यह कहा कि आप कच्छी फौज के साथ जारा डूंगर पर पड़ाव डालें। उनका मकसद एक ही था कि मिर्जा शाह की सेना को रोके रखना। जैसा ही महाराव श्री ने समझाया साहिब जी ने वैसा ही किया। साहिब जी ने जारा डूंगर के पीछे अलग अलग सेना की टुकड़ियाँ छुपा दी थी। इनमें से साहिब जी, मोकर सिंह, पब्बू जी, रवो जी जैसे बहादुर लोग भी तैनात थे। देखते ही देखते मिर्जा ईसा की सेना रात को कच्छ के जारा डूंगर के पास पहुंची। कच्छी सेना तो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी जारा डूंगर के पीछे। मिर्जा ईसा ने कुछ सोचे समझे बिना सीधा कच्छ के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मिर्जा शाह की सेना कच्छ के जारा डूंगर के पास पहुंची तब जारा पर तैनात कच्छियों ने अचानक हमला कर दिया। इन कच्छियों का अचानक हमले की वजह से मिर्जा शाह की सेना डर गई और सेना में भागदौड़ मच गई। कई सारे सैनिक घायल हो गए। मिर्जा शाह को लगा कि जारा डूंगर के पीछे महाराव की पूरी सेना खड़ी है। उसी डर से उसने पूरी सेना को पीछे खींच लिया और अचानक वहाँ से सिंध की ओर भाग गए। अब मिर्जा शाह को काफ़ी डर लगने लगा था कि कहीं महाराव सिंध के ऊपर आक्रमण ना कर दे। पहले आक्रमण में उसने पूरा नगर ठट्टा अपने हाथ से गंवा दिया। अब उसको डर था कहीं सिंध की गद्दी मेरे हाथ से निकल ना जाए।
उसने सोचा कि इन कच्छी राजपूतों के सामने युद्ध करने से अच्छा है हथियार टाल दे। उसको पता था कि मेरी हार निश्चित है, मैं इनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने हथियार टाल देता है और हार मान लेता है। उसको पता था कि समझौता करना ही सही है, क्योंकि युद्ध करना एक बेवकूफ़ी होगी। उसको पता था कि अगर मैं युद्ध करने गया तो सिंध भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। अगली सुबह होते ही मिर्जा ईसा और मिर्जा साले दोनों बाप बेटे साहब जी को पत्र लिखते हैं। साहब जी बाबा को पत्र मिलता है और साहब जी बाबा और मिर्जा बाकी दोनों मिर्जा ईसा के पास सिंध जाते हैं। वहाँ पर सिंध में साहब जी बाबा के सामने मिर्जा ईसा ने मिर्जा बाकी को अपना पूरा हक दे दिया और वहाँ पर बदले में साहब जी बाबा को मिला आधा सिंध, नसपुर की गद्दी और नगरठट्टा और उसका आसपास का विस्तार। ऐसा लग रहा था कि मिर्जा ईसा ने आधे सिंध की लकीर कच्छ की ओर खींच दी थी। मिर्जा ईसा ने कच्छ के महाराव श्री खेंगार जी को आधा सिंध उपहार में भेंट स्वरूप दे दिया और ऊपर से मिर्जा बाकी, जो अपने हक के लिए महाराव से मदद मांगने के लिए आया था, महाराव श्री खेंगार जी और साहब जी ने उसको नसरपुर की गद्दी पर बिठाया। और इस तरह से मिर्जा ईसा भी हार मान चुका था और ऊपर से मिर्जा बाकी को भी उसका हक मिल चुका था। इसकी खुशी में मिर्जा बाकी नसरपुर की गद्दी बेचते ही सिंध का रायमा बाजार से लेकर कच्छ की सरहद तक पूरा भाग कच्छ के महाराव को दस्तावेज में लिख दिया था। कच्छ के महाराव की मदद से मिर्जा बाकी को उसका हक मिला था, वो इसका काफ़ी आभारी था। और साहब जी ने मिर्जा बाकी को नसरपुर की गद्दी पे बिठा के कच्छ की ओर चले। इस तरह से दोस्तों जारा की पहली लड़ाई का अंत हुआ। तो ये आपने देखा वीडियो जारा की पहली लड़ाई का। अब दोस्तों दूसरा भाग देखना जारा की दूसरी लड़ाई का। ऐसे यहाँ पे 3 खूंखार युद्ध हुए थे। तीनों लड़ाई का मैंने अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये था पहली लड़ाई का, उसके बाद आएगा दूसरी लड़ाई का। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।